Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel Study with Hatija. I'm Miss Hatija and today we will be discussing one of the very important and interesting topics of Chapter 20 Nuclear Physics Federal Board, that is nuclear reactor. यानी आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम न्यूक्लियर रिएक्टर की डेफिनेशन, उसका पर्पस, उसके कंपोनेंट्स और उसकी वर्किंग को डिटेल से स्टडी करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, if you haven't subscribed to my channel yet, so don't forget to hit the subscribe icon and do press the bell icon to get the latest notifications of my latest videos. So let's start with the video, shall we? Bismillahirrahmanirrahim. तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली एक ऐसा चैम्बर है या एक ऐसा केज आप कह सकते हैं जिसके अंदर हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को एक कंट्रोल मैनर में परफॉर्म करते हैं. सो इफ आई राइटिंग इट्स डेफिनेशन इट वुड बी nuclear reactor is a chamber in which nuclear fission reaction is performed in a controlled manner. यानी न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा चैम्बर है जिसके अंदर हम एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को एक कंट्रोल्ड मैनर में परफॉर्म करवाते हैं. अब बिफोर इसके कि मैं न्यूक्लियर रिएक्टर के कंपोनेंट्स उसके पर्पसेस पे जंप करूं, पहले हम एक दफ़ा अपनी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे ओवरव्यू उस पर रिव्यू कर लेते हैं. न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या था कि जब एक हैवी मेटल जैसे कि यूरेनियम 235 92 के ऊपर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट करे या उसे बम्बार्डमेंट करे तो हमारे पास इनिशियली जो यूरेनियम था ये एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है. एक्साइटेड स्टेट पे फिर ये फर्दर हमारे पास दो स्मॉलर न्यूक्लियाई जिनको हम x प्लस वाई से रिप्रेजेंट करते हैं. ये कोई से भी दो ऐसे न्यूक्लियाई हो सकते हैं जो कि इसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को सेटिस्फाई करें. ठीक. प्लस हमारे पास 3 न्यूट्रॉन रिलीज़ होते हैं एक फ्यूजन रिएक्शन से और प्लस हमारे पास Q हीट रिलीज़ होती है. यानी जब हमारे पास एक यूरेनियम के आटम पे न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करता है तो पहले वो एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, फिर दो स्मॉल न्यूक्लियाई जिनको हम एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं वो रिलीज़ होते हैं, 3 न्यूट्रॉन और Q हीट. अब इस हीट की वैल्यू क्या है? एक सिंगल फिजन रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है. यानी 200 इंटू 10 की पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतनी ज़्यादा एनर्जी सिर्फ एक फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस करता है. एनर्जी तो एनर्जी प्लस हमारे पास रेडिएशंस भी रिलीज़ होती हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि यूरेनियम हमारे पास क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खासियत क्या है कि वो हर वक्त रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं. ये तो बात होगी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर की, उसकी डेफिनेशन और वो क्या परफॉर्म कर रहा है और कैसे परफॉर्म करता है वो हम अभी देखते हैं. अब आते हैं उसके कंपोनेंट्स की तरफ कि कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर के. तो गाइस सबसे पहले मैं उनके जो कंपोनेंट्स उनको लिख लेती हूँ, फिर वन बाय वन मैं सबकी डेफिनेशन उनकी एक्सप्लेनेशन आपको देती जाऊँगी. पहला मेरे पास आता है कोर. ठीक. देन आई हैव moderator, then I have control rods, then another is coolant, then the last one is shielding. तो गाइस हमारे पास ये 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, दैट आर द कोर, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स, कूलेंट एंड शील्डिंग. अब पहले हम देखते हैं कोर. अब किसी भी चीज़ का कोर उसका सेंट्रल मोस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. अब यहाँ भी जो कोर है इसके अंदर हमारा न्यूक्लियर फ्यूल प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियर फ्यूल बेसिकली हमारे पास कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट होगा, और इस केस में यूरेनियम 235 हम यूज़ करते हैं. न्यूक्लियर फ्यूल अब यूज़ किस फॉर्म पे करते हैं?
न्यूक्लियर फ्यूल हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थिन रॉड्स सच दैट कि जो रॉड्स का डायामीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक हो गया। यानी हमारा जो कोर है उसके अंदर हमने न्यूक्लियर फ्यूल प्लेस किया हुआ है और न्यूक्लियर फ्यूल्स थिन रॉड की फॉर्म पे हैं जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर तक है। फॉर एग्जांपल आप इसे समझ सकते हैं कि जो मेरे पास ये मार्कर की विड्थ है इसका डायमीटर इतना मेरे पास एक न्यूक्लियर फ्यूल की जो रॉड है उसका डायमीटर होगा। अब यहाँ से न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, बेसिकली जो रॉड्स आपको रेड पे नज़र आ रहे हैं ये मेरे पास मेरे न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स हैं। अब इन न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स की जो हमारे पास हाइट या उनकी लेंथ और उनका नंबर डिपेंड करता है कि रिएक्टर कितना बड़ा है। अगर रिएक्टर बहुत लंबा होगा, ऊंचाई पे बहुत ज़्यादा होगा, चौड़ाई पे ज़्यादा होगा तो फिर ऑब्वियसली उनकी हाइट भी ज़्यादा होगी, जो रॉड्स होंगे उनका नंबर भी ज़्यादा प्लेस करेंगे अमंतर। अब कोर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स। ठीक हो गया। और वो यूरेनियम किसके बने हैं, यूरेनियम 235 के, क्योंकि इसकी अबंडेंस है। वैसे तो दो आइसोटोप्स है यूरेनियम के, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, लेकिन ये ज़्यादा अबंडेंट है इसलिए हम इसी का बनाते हैं न्यूक्लियर फ्यूल रॉड। अब बात आती है, अगर तो हम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपना न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करें, हमने अभी भी कंस्ट्रक्ट हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर, अब हमने फर्स्ट टाइम यूज़ करना है, तो जो पहला न्यूट्रॉन चाहिए इस यूरेनियम को एक्साइट करके इससे हीट या एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, वो कहाँ से आएगा, तो वो बेसिकली हम देते हैं बाय यूजिंग सम अदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि कैलिफोर्नियम है या फिर हमारे पास पोलोनियम है। हम इस तरह के यूज़ करते हैं अपने पास, यानी कैलिफोर्नियम हम यूज़ करते हैं, इस तरह समवट CN, कैलिफोर्नियम यूज़ करते हैं, फिर पोलोनियम यूज़ करते हैं। फुल फॉर्म लिख देती हूँ आपके लिए, कैलिफोर्नियम या पोलोनियम यूज़ करते हैं, ये दो हम यूज़ करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, गैस कंप्लीट यूरेनियम, ये इतने स्ट्रॉन्ग फ्यूल्स तो काम नहीं करते, इसलिए जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर या हाई हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे डिसइंटीग्रेट होते हैं, न्यूट्रॉन्स रिलीज़ करते हैं। वो न्यूट्रॉन्स जाके इधर फ्यूल रॉड जो कि यूरेनियम से बना हुआ है इस पर बम्बार्डमेंट करता है और फिर यूरेनियम का मॉलिक्यूल एटम ये पूरा रिएक्शन फॉलो करके 2 न्यूक्लियाई और फर्दर 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है। फिर ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर यूरेनियम पे जाके फॉल करते फिर सारे ये रिएक्शन करते हैं। अब अगला पार्ट है मेरे पास मॉडरेटर। अब मॉडरेटर का फंक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को मॉडरेट करना, एक मुनासिब सिचुएशन में रखना। अब यहाँ मॉडरेटर का ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि स्टूडेंट्स जब ये न्यूट्रॉन इस पर बम्बार्डमेंट करेगा तो हमने पढ़ा हुआ है कि हमेशा न्यूक्लियर फिजन के लिए जो हम न्यूट्रॉन प्रेफर करते हैं वो हमेशा स्लो न्यूट्रॉन होता है। और स्लो न्यूट्रॉन एक ऐसा न्यूट्रॉन है जिसकी एनर्जी हमारे पास तकरीबन 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक होती है। ये बात हमने पढ़ी हुई है, क्लास 10th पे पढ़ते आए हैं। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर फिजन से ये न्यूट्रॉन्स बनते हैं, दीज वन, ये हमारे पास स्लो न्यूट्रॉन्स नहीं होते, ये होते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। क्योंकि जब यूरेनियम एक्साइट होता है तो बिल्कुल एक बैलून की तरह ये बर्स्ट करके ये 2 न्यूक्लियाई बनाता है और 3 न्यूट्रॉन्स को रिलीज़ करता है। अब जब वो बर्स्ट करता है उसके इस बर्स्टिंग एक्शन से हमारे जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके पास एक्सेस ऑफ एनर्जी आ जाती है, तो जो एनर्जी की रेंज है वो इस अमाउंट से एक्सीड कर जाती है। अब उसको कम करना है, क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन ही सिग्निफिकेंट फ्यूजन रिएक्शन करते हैं। अब इनको कम करने के लिए हम यहाँ ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। अब ग्रेफाइट किस तरह यूज़ करते हैं कि हम एक ग्रेफाइट की थिन सी लेयर यूज़ करते हैं और उसको वैसे पेंसिल से शो करती हूँ, और हम जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल था उसको इसके अंदर इनक्लोज रखते हैं। यानी ये हमारे पास अगर ग्रेफाइट है तो हमने न्यूक्लियर फ्यूल को इसके अंदर इनक्लोज किया है। अब ऐसे क्या करते हैं, हम ऐसा करते क्यों हैं, ये बेसिकली सब के इर्द गिर्द होगा हमारे पास ग्रेफाइट की एक लेयर सी। ठीक, अब इसको करने का मकसद क्या होता है बेसिकली, क्योंकि अब देखा जाए अब हम ग्रेफाइट की थिन सी लेयर लगाएंगे, उससे होगा क्या हमारे पास कि जो फास्ट न्यूट्रॉन निकलेंगे
वो कुछ ग्रेफाइट के एटम से कोलाइड करेंगे, कुछ उससे पास थ्रू करने की कोशिश करेंगे। उस कलीजन और पास थ्रू करने की जो पूरी इनकी एफर्ट होगी न्यूट्रॉन्स की, उस एफर्ट में उनकी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो रिलीज़ हो जाएगी। अब वो जो एनर्जी रिलीज़ होगी तो फिर उनकी जो अमाउंट है वो फॉल करते करते 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आ जाएगी। और फिर जब वो जाके यूरेनियम के एटम्स पे हिट करेंगे तो फिर हमारे पास फिजन रिएक्शन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट पे होगा। तो मॉडरेटर का काम हमारे पास क्या है? टू स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन्स। यानी हम फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर यूज़ करते हैं। वैसे जो हमारे पास नॉर्मली जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़, अमेरिका हो गया, हमारे पास यूके हो गया, वो जैसे पाकिस्तान में भी बाय द वे हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेफाइट की जगह वाटर, या वो ऑर्डिनरी वाटर या वो D2 यानी हैवी वाटर हो। उससे क्या होता है हमारे पास कि जब मैकेनिज्म हमारा वही है कि फास्ट न्यूट्रॉन निकलेगा, वो जो वाटर मॉलिक्यूल से पिक कोलाइड करेगा, उनसे पास होगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। बात वही है, बट वाटर का यूज़ कर थोड़ा बहुत इकोनॉमिकली चीप हो जाता है, इसलिए वाटर को प्रेफर किया जाता है। अब या तो मैं न्यूट्रॉन स्लो डाउन कर लिया, उन्होंने फर्दर फिजन रिएक्शन किया। अब देखा जाए तो जब न्यूट्रॉन्स निकलते जाएंगे हम उनको स्लो भी कर रहे हैं। अब एक फिजन रिएक्शन से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, अब वो 3 न्यूट्रॉन आगे से फर्दर 3 फिजन रिएक्शन करवाएंगे, फिर आगे मेरे पास 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर वो 9 27 बनाएंगे। इतने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे तो मेरे पास फिजन रिएक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट भी होगा, बहुत ज़्यादा रेट होगा उसका। तो मेरे पास उस रिएक्टर के मेल्ट करने की या फिर एक हज़ार्डस कंडीशन आने के बहुत से चांसेस हैं। मुझे कोई भी ऐसा इंसिडेंट होने से बचाना है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल रॉड्स यूज़ करते हैं। अब कंट्रोल रॉड्स होते क्या है? ये बेसिकली हमारे पास बोरॉन या कैडमियम के बने हुए रॉड्स होते हैं। यहाँ मैंने इस ब्लू कलर से अपने कंट्रोल रॉड्स शो किए, ठीक हो गया। अब ये कंट्रोल रॉड्स का फंक्शन क्या होता है? अब हमारे पास इस रिएक्शन को कंट्रोल वे में परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने या फिर साइंटिस्ट एशड से उनने एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि 1 न्यूट्रॉन विल ओनली परफॉर्म 1 फ्यूजन रिएक्शन, यानी एक न्यूट्रॉन सिर्फ एक फ्यूजन रिएक्शन ही करवाएगा, वो इससे ज़्यादा नहीं करवाएगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये एक न्यूट्रॉन था, ठीक, इसने बॉम्बार्डमेंट की, मेरे पास आगे ये 3 न्यूट्रॉन्स बन गए। अब जो पहला न्यूट्रॉन था वो दोबारा से हमारे पास रिएक्शन में प्ले नहीं करेगा, जो उससे निकले 3 थे वो दोबारा से बॉम्बार्डमेंट करेंगे यूरेनियम के ऊपर और फर्दर 3 बना देंगे। अब वो जो 3 हमारे पास पहले न्यूट्रॉन से निकले थे वो फर्दर रिएक्शन नहीं करेंगे, उनसे निकले वो जो 3 था वो रिएक्शन करेंगे। अब इस पूरे को हम फुलफिल कैसे करते हैं? तो यहाँ हमारे पास काम आता है इन कंट्रोल रॉड्स का। हम इन कंट्रोल रॉड्स को स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अंदर लेके आते हैं रिएक्टर को और फिर बाहर निकाल लेते हैं, अंदर लाते हैं और फिर बाहर ले जाते हैं। इस अंदर और बाहर मूवमेंट से क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स एक दफ़ा फिजन करवा चुके हैं वो अपनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर चुके हैं, यानी यूज़ कर चुके हैं। तो वो जो न्यूट्रॉन होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी से कि वो यहाँ प्रेजेंट हैं, ये न्यूट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट जो कि रिएक्शन करवा चुके हैं, वो कंट्रोल रॉड्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इनके साथ ही रिएक्टर से बाहर ले जाए जाएंगे। फिर आगे बेशक वो डिस्पोज ऑफ करें या फिर उनका आगे और यूज़ करें, वो डिपेंड करता है कि हमने आगे से क्या करना है, बट वो न्यू रिएक्टर से निकाल दिए जाएंगे। ठीक, वापस क्या होता है कि न्यूट्रॉन उसने आके यूरेनियम बॉम्बार्डमेंट की, आगे से फर्दर मेरे पास 3 न्यूट्रॉन्स बन गए। अब जो ये न्यूट्रॉन था फिर ये मेरे पास कंट्रोलर तक चला जाएगा, फिर वहाँ से मैं इसको बाहर ले जाऊंगी। अब ये स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका रिएक्टर कितना बड़ा है, उसमें कितने ज़्यादा फ्यूल रॉड्स हैं। जितना ज़्यादा फ्यूल रॉड्स होंगे उसके मुताबिक जो हमारे पास वहाँ न्यूक्लियर फिजिस्ट काम कर रहे होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं कि हर इतने मिली सेकेंड या सेकेंड के बाद हमने अपने कंट्रोल रॉड्स को अंदर डालना है, इतने टाइम के लिए रखना है और फिर टाइम के लिए बाहर निकाल लेना है। ये तो हो गया कंट्रोल करें, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इट्स अ कंट्रोल्ड रिएक्शन, हम कंट्रोल्ड मैनर पे करें। अगर हम कंट्रोल ना करें, फॉर एग्जांपल मैं ये रॉड्स ना डालूं तो फिर क्या होगा, मेरे पास हीट प्रोड्यूस होती जाएगी और इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, मेरे पास इतने न्यूट्रॉन्स फिजन करवा रहे हैं,
हाई अमाउंट ऑफ हीट बन रही है, मेरे पास ये रिएक्टर जो है इसके मेल्ट होने के चांसेस हैं। अब जब ये मेल्ट होगा तो मेरे पास एक वास्ट एरिया पे न्यूक्लियर वेस्ट फैल जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा भी हुआ है कि चर्नोबिल सोवियत यूनियन में जो है, वहाँ जो चर्नोबिल पे न्यूक्लियर रिएक्शन का एक्सप्लोजन हुई न्यूक्लियर रिएक्टर, उससे कितना हिजार्डस सिचुएशन हो गई थी। तो उससे बचने के लिए हम लोग अपने कंट्रोल रॉड्स को यूज़ करते हैं। अब मैंने अगर हीट की बात करी, देखिए हीट पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीट एक फिजन रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ कितने हो रहे हैं, यानी कितनी थाउजेंड्स या फिर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसकी फॉर्म पे? हीट की फॉर्म पे। अब इसको हमने निकालना भी, तो अगर रहेगा रिएक्टर के अंदर तो रिएक्टर तो फटने के चांसेस हैं। इसको निकालने के लिए हम एक कूलेंट यूज़ करते हैं, और कूलेंट बेसिकली हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं? H2O। अब ये करते कैसे हैं कि जो हमारे पास यहाँ हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम एक एट द टॉप क्या करते हैं, हमने एक पैसेज रखा होता है न्यूक्लियर रिएक्टर से एक साथ वाले नेबर चैम्बर के अंदर, जिसके अंदर हमने वाटर फिल किया होता है। वो जो हीट है वो फ्लो कर, चूँकि एनर्जी फ्लो करेगी, फ्लो करते उस चैम्बर पे आती है। अब क्योंकि एक्सेस हीट है, वो हीट क्या करती है कि इधर प्रेजेंट वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देती है, यानी जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ठीक, यानी इधर क्या हुआ हमारे पास कि जो यहाँ हीट प्रोड्यूस थी, हमने थ्रू अ पैसेज उसको पंप कर दिया साथ वाले चैम्बर में जहाँ हमने वाटर फिल किया हुआ है। उस चैम्बर पे इस हीट ने क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट है, उसने एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ स्टीम प्रोड्यूस कर दी। अब इस स्टीम ने भी तो कहीं जाना है ना, तो इस स्टीम को हमने आगे कनेक्ट किया हुआ है अपने एक टरबाइन के साथ। होगा क्या कि ये स्टीम जब जाएगी, क्योंकि ये हाई एनर्जी स्टीम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट से प्रोड्यूस होती है, तो बहुत ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस होगी और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट है इसके अंदर। तो वो जब जाके फॉल करेगी टरबाइन के ऊपर, तो होगा क्या? अब इस टरबाइन के ऊपर फॉल किया हमारे पास, तो ये स्टीम फॉल करेगी तो फिर क्या होगा? अब क्योंकि मैंने बोला कि स्टीम की बहुत ज़्यादा अमाउंट है और हाई एनर्जी है, तो इससे जो मेरा ये टरबाइन है इसकी ये रोटेशन कॉज कर देगी, टरबाइन मूव करने लग जाएगा। अब इस टरबाइन की मूवमेंट से क्या होगा कि ऑब्वियसली ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है, ये एनर्जी अब ट्रांसफ़र की जाएगी इधर प्रेजेंट जनरेटर वगैरह पे। तो ये जनरेटर क्या करेगा, जैसे हमने पढ़ा हुआ है जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वो जनरेटर उस इलेक्ट्रिसिटी को आगे पंप करेगा पावर स्टेशंस पे, फिर वहाँ से जो एनर्जी है वो ग्रिड स्टेशन पे हमारे हाउसेस तक जाएगी। यानी यहाँ हम रिएक्टर का पर्पस क्या यूज़ करने का, फ्यूजन रिएक्शन को टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी या प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो यहाँ से फिर जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि टरबाइंस मूव करें। अब आई डोंट नो अबाउट यू गाइस कि जब तक मैंने सारा बताया स्टीम का, तो किसी ने एक सवाल सोचा होगा या नहीं। अगर नहीं सोचा तो मैं बता देती हूँ कि सोचना चाहिए था आप लोगों को। कि देखें, अब किसी ने सोचा नहीं कि जब यहाँ से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जो स्टीम जाएगी, स्टीम काफ़ी ज़्यादा बनेगी, तो या तो वाटर कम हो जाएगा, तो क्या हम वाटर बार बार नया देंगे? नो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जब स्टीम अपनी एनर्जी इस टरबाइन को मूव करने में लगा देगी, तो वो खुद स्टीम क्या करेगी, कंडेंस होके वाटर बन जाएगी और इधर कलेक्ट हो जाएगी। यानी यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगी, और वो जो स्टीम थी वो हमारे पास वेपर्स थे, अब वाटर में कन्वर्ट हो गए। फिर इसी वाटर को थ्रू दिस पंप हम लोग वापस अपने कूलेंट चैम्बर में पंप कर देते हैं। यानी हम एक ही वाटर को बार बार यूज़ करते हैं, हम बार बार नया वाटर यूज़ नहीं करेंगे। ये होगा कूलेंट का। अब एक और आता है हमारे पास शील्डिंग। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हीट प्रोड्यूस होती थी, तो उसका क्या सोल्यूशन हमने किया कि उसे स्टीम ने उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। अब रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन का हम एज सच यूज़फुल तो काम कर नहीं सकते, उसे कोई उससे पर्पसफुल काम नहीं कर सकते, तो हमें रेडिएशंस को रोकना है किसी को हार्म करने से। अब वो कैसे करेंगे? बाय शील्डिंग। अब अगर आपको याद हो क्लास 10th में भी हमने डिटेल से पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम हमेशा बाय यूजिंग एनी स्ट्रॉन्ग हैवी मेटल जैसे कि लेड का यूज़ करके हम उनकी रेडिएशंस को काफ़ी हद तक पेनिट्रेट करने से रोकते हैं। यहाँ भी हम वही करेंगे। हम यहाँ जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है, पहले उसको सराउंड करेंगे कंक्रीट वॉल से, यानी हम कंक्रीट वॉल्स के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर को इनक्लोज करेंगे कुछ इस तरह। न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारा, इसके इर्द गिर्द में इस तरह या हम लोग इस तरह न्यूक्लियर रिएक्टर के इर्द गिर्द हम कंक्रीट वॉल्स बनाते हैं। कंक्रीट वॉल के अंदर इसको हम बंद रखते हैं, और सिर्फ कंक्रीट वॉल्स नहीं, उन कंक्रीट वॉल्स के ऊपर हम सेवरल सेंटीमीटर थिक
लेड की कोटिंग करते हैं। यानी हमारे पास अगर ये है तो हम इसके ऊपर लेड की कोटिंग करते हैं ऐसे करके। अब ये मैंने स्टार्टिंग में बताया सिर्फ इन रेडिएशंस के हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए, क्योंकि जो काम वहाँ बंदे कर रहे हैं हमारे पास उधर न्यूक्लियर रिएक्टर काम, न्यूक्लियर फ्यूजन इंडस्ट्रीज़ पे न्यूक्लियर फिजिस्ट हैं, उनको बचाना होता है इन हार्मफुल रेडिएशन से, क्योंकि रेडिएशन इतनी हार्मफुल होती हैं कि हर वक्त इमिट होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं। तो अगर ये रेडिएशन यहाँ से बाहर निकलेंगी तो बहुत हार्मफुल होगा। इस वजह से हम इस पूरे रिएक्टर को सिर्फ एक कंक्रीट वॉल के अंदर बंद रखते हैं और उस कंक्रीट के इनर साइड पे भी सेवरल सेंटीमीटर थिक लेड की कोटिंग करते हैं, क्योंकि लेड एक हैवी मेटल तो रेडिएशन को पास थ्रू नहीं करने देता। अब एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए। कोई यूरेनियम के फ्यूल रॉड लिए 1 सेंटीमीटर डायमीटर था उनका। स्टार्टिंग पे उसका मैंने बोmbardment की न्यूट्रॉन्स जो कि मैंने कैलिफोर्नियम या पोलोनियम से लिए थे। उन न्यूट्रॉन से फिजन रिएक्शन इनिशिएट हो गया, फिर फिजन रिएक्शन एक चेन मैकेनिज्म पे हो गया। फिर मैंने साथ साथ ये मॉडरेटर भी यूज़ किया जो कि बेसिकली ग्रेफाइट था। इस मॉडल का काम क्या था कि जो फास्ट न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उनको स्लो डाउन कर दे। फिर मैंने जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स से यानी कंट्रोल्ड मैंने पे अपना रिएक्शन करने के लिए कंट्रोल रॉड्स का यूज़ किया। इन कंट्रोल रॉड्स को सेवरल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे हमने इन किया और फिर आउट किया। इसकी मूवमेंट को हम बेसिकली पीछे से कंप्यूटर्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। फिर हमारे पास आया कि जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका भी कोई इलाज करना है, तो उस हीट के लिए हमने कूलेंट यूज़ किया। एक अलग चैम्बर पे जो वाटर था, हमने हीट को यहाँ पंप किया, उस हीट से वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ, स्टीम से हमने आगे टर्बाइंस मूव किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की और फिर उसी वाटर कंडेंसर के वापस से पंप किया। और फिर रेडिएशन से बचने की जो प्रोड्यूस हो रही है हमने शील्डिंग की कॉन्क्रीट वॉल्स और लेड के साथ। तो ये पूरा मैकेनिज्म था हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर का। इसका पर्पस क्या हुआ हमारे पास, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू जनरेट हीट। अब इसके अलावा हमारे पास एक कंडीशन आती है दो तरह की, और वो कंडीशंस क्यों बनती हैं। एक तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, जब हमारे पास बहुत कम हो रही है, वो कैसे होती है वो छोटा सा हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो गाइस ये टर्म क्रिटिकल कंडीशन हमारे साथ कंट्रोल वॉट के टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया गया था, बट मैंने इसे अलग एक्सप्लेन करना ज़्यादा मुनासिब समझा। अब क्रिटिकल कंडीशन बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करे, यानी एक्सेस में और ना ही बहुत कम। यानी क्रिटिकल कंडीशन इज़ द कंडीशन in which desired energy is obtained। अब आता है हमारे पास साइड बॉक्स जो कि कंट्रोल वॉट्स के नीचे ही लिखा गया हुआ है। उसमें आता है कि अगर ये क्रिटिकल कंडीशन से हम एक्सीड कर जाएं या इससे नीचे फॉल करें तो फिर क्या होगा। फिर हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। एक हमारे पास है सब क्रिटिकल कंडीशन, एक हमारे पास है सुपर क्रिटिकल कंडीशन। अब सब क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू एनी डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास एनर्जी डिज़ायर्ड थी उससे लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी लेस एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड। जबकि सुपर क्रिटिकल में जितनी डिज़ायर्ड थी उससे ज़्यादा बन जाती है, यानी मोर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड। अब अगर देखा जाए तो सब क्रिटिकल का बेशक हमारे पास इकोनॉमिकली लॉस है, हमारे पास बहुत ज़्यादा इसका लॉस होता है। प्रॉफिटेबल ये जो प्रॉफिटेबल प्रोसेस था न्यूक्लियर रिएक्टर का उसे नॉन प्रॉफिटेबल में ले जाती है, नहीं हमें घाटे का सौदा होता है। लेकिन इतना ख़तरनाक नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन सुपर क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग है। जब ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो न्यूक्लियर रिएक्टर के फटने का खतरा है। तो ये ज़्यादा हमारे पास क्रिटिकल या फिर ज़्यादा हमारे पास डेंजरस है। अब इसका रीज़न क्या है, डिफरेंट रीज़न हमारे पास आते हैं दोनों के। इस रीज़न हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि कंट्रोल रॉड्स को हम कंप्यूटर से कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल रॉड्स सब क्रिटिकल कंडीशन पे मेरे पास हमने अंदर रख दिए थे 2 मिलीसेकंड्स के लिए। जैसे कोई डिफेक्ट आ गया हम कंप्यूटर के अंदर तो हमारे पास जो कंट्रोल रॉड्स थे वो 2 मिलीसेकंड के बजाय 10 मिलीसेकंड तक अंदर रह गए। तो इससे हमारे पास क्या हुआ कि वो जो एक्स्ट्रा टाइम अंदर रहे हैं उससे जो मेरे पास न्यूट्रॉन्स रिक्वायर थे फ्यूजन रिएक्शन के लिए वो भी साथ चले गए।
इससे मेरे पास लेस न्यूट्रॉन्स रह गए हैं। जबकि सुपर क्रिटिकल में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना जो था कंट्रोल रॉड वो इतने टाइम के बाद इंसर्ट करना था बट नहीं हो सका। उसकी वजह से क्या होता है कि मेरे जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एक्सेसिव प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जो हमारा फार्मूला था कि एक न्यूट्रॉन एक फ्यूजन करवाएगा उससे वो डेविएट कर जाते हैं, और एक न्यूट्रॉन कितने फ्यूजन रिएक्शन करवा देता है। तो ये मेरे पास था क्रिटिकल कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, सब जिसमें लेस, और सुपर जिसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। रीज़न हमारे पास एक तो कंट्रोल रॉड की मैल फंक्शनिंग है, इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमारे पास मॉडरेटर थे, अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, फॉर एग्जांपल वो ख़त्म हो रहा है, टार्निश हो रहा है, कुछ उसमें रस्ट हो गया, कुछ भी ऐसा काम हो जाता है, तो उससे भी हमारे पास जो क्रिटिकल कंडीशन उसमें डेविएशन आ जाती है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ आके हमारा आज का एक लेक्चर अपने एंड को पहुँचता है। होप आपको न्यूक्लियर रिएक्टर समझ आया होगा, जितना ही इंटरेस्टिंग है उतना ही आपको मज़ा भी आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है सो फील फ्री टू कमेंट में द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके अलावा आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू थॉट्स अबाउट माय टुडे लेक्चर। एंड वन मोर थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी इन दैट कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है या पहली दफ़ा मेरे चैनल को विजिट किया है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब आइकन एंड डू लाइक माई वीडियोज़ इफ़ यू फाइंड ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन टू यू। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर्स। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।